Well, hello guys and welcome back to my channel once again and I hope you guys are doing all right। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो कम्प्लीटली हटके होने वाला है, ना ही मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है या फिर ना ही मैं कोई और डिटेल शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कंप्लीट शेयर करूँगा कि जो प्रॉब्लम मैं केदारनाथ जा रहा था बाइक में जो प्रॉब्लम हुई थी और मैंने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें ठीक कराई एंड सेकंड चीज़ कितने एक्सपेंस हुए, मतलब कितने पैसे खर्च हुए मेरे पास से। तो वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग सके कि बाइक में क्या प्रॉब्लम आती है या फिर उस टाइम पे बाइक में क्या प्रॉब्लम आई थी। सो दैट आप लोग भी लॉन्ग जर्नी पे जाओ तो आप लोगों को आइडिया रहे कि हाँ सारी चीज़ें जो हैं पहले से हमें बैकअप लेके चलना चाहिए या फिर सब कुछ फिक्स करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले जो है मैं 16 तारीख को निकला था यहाँ पे फ्राइडे को। हमारी तो प्लानिंग थी कि निकलेंगे 4 बजे, बट मैं रात को ही निकल गया था क्योंकि मैंने बताया कि हर की पौड़ी पे गंगा जी का आरती दिखाना था। तो सुबह के लगभग 2 बजे मैं निकल गया था और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर चली होगी गाड़ी। और 20 किलोमीटर के बाद मैं गाज़ियाबाद साइड पहुँच गया था। तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, तो मैंने सोचा कि पेट्रोल पंप आया ही है तो फुल करा लेते हैं टैंक। ऑलरेडी 8 से 9 लीटर पेट्रोल था मेरे बाइक में, बट मैंने सोचा कि फुल ही करा लेते हैं, क्या जाता है। और मैं बता दूं तो बाइक की जो कैपेसिटी है वो 12 लीटर की है, टैंक की कैपेसिटी। तो मैंने 3 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल उसमें डलवाया था, मतलब फुल करा लिया था टैंक। और उसके बाद लगभग गाड़ी जो है वो चली थी 30 से 35 किलोमीटर। एंड जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो ज़रूर से जाके देखना, कि मैं अपर गंगा कैनाल वाला रूट लेके जा रहा था, जो कि एक साइड से गंगा जी बहती हैं और दूसरा साइड पूरा वन विभाग का एरिया है। तो बीच में है रोड और रात का टाइम, तो ऐसे में मतलब कोई वहाँ पे हेल्प भी नहीं मिल पाता अगर बाइक बंद हो जाती तो। बट उसी रोड पे जो है बाइक ने मतलब कि मुझे फील होने लगा कि बाइक जो है झटके ले रही है और बीच बीच में फ्यूल का कटआउट हो रहा है कहीं से। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि मैंने पेट्रोल डलवाया है पेट्रोल पंप पे, तो हो सकता है गंदा पेट्रोल डल गया हो तो जिसके वजह से फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आई हो। तो मेरा एक ही टारगेट था कि सबसे पहले बाइक बंद ना हो और जल्दी से हम किसी फ्यूल पंप पे पहुँचें, सो दैट हम फ्यूल जो है उसको चेंज कर पाएँ। पूरा फ्यूल निकाल के चेक करें कि कहीं फ्यूल गंदा तो नहीं है और दूसरा फ्यूल डलवाएँ। बट ये होने से पहले ही बाइक जो है, मतलब कि एक तरह से बोलूँगा कि कोइंसिडेंस ही था या फिर लक बोलो, बाइक ऐसे जगह पे बंद हुई जहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, मतलब 2-3 पुलिस वाले खड़े थे और बाइक अपर गंगा कैनाल वाले रूट पे ही बंद हुई थी। पर फिर मैंने वहाँ पे एक चीज़ और चेक करा कि 2-3 दिन पहले ही मैंने सर्विसिंग कराई थी बाइक की, तो मुझे लगा कि क्लच वगैरह टाइट होगा उसका, इस वजह से बीच बीच में इंगेज हो जा रहा है। बट वो मैंने चेक करा तो वो ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने फिर से बाइक को स्टार्ट करा और बाइक स्टार्ट हो गई और लगभग उसके बाद 7 से 8 किलोमीटर गई होगी और पेट्रोल पंप आ गया। मैं वहाँ से अपर गंगा वाले कैनाल से निकल के मैं आ गया था मुजफ्फरनगर वाले रोड से, मतलब जो हरिद्वार को हाईवे जाती है, बीच में मुजफ्फरनगर आता है, उस वाले पे आ गया था। तो बीच में ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, जैसा कि अभी आगे मैं क्लिप में दिखाता हूँ, इस वाले पेट्रोल पंप पे मैं रुका था। उसके बाद मैंने सारा फ्यूल वगैरह चेंज करा। ये दिल्ली हरिद्वार मेरठ एक्सप्रेस वे है। यहाँ पे गाड़ी को मैंने साइड में लगा लिया है, गाड़ी अपनी बंद हो चुकी है भाई। मैंने फ्यूल स्टेशन में बीच में पेट्रोल डलवाया था, उसके बाद बीच बीच में गाड़ी ऑटोमेटिक बंद होने लगी थी। तो ये देख सकते हो कि अभी मैंने साइड लगा लिया है बाइक। ये दिल्ली हरिद्वार रोड है, यहाँ से आगे जाना था। इंतज़ार करते करते तो सुबह हो गया है और अपनी बाइक में अभी मैंने पूरा पेट्रोल चेंज कराया। यहाँ पे देख सकते हो लगभग 9-9.5 लीटर ये पेट्रोल है यहाँ पे। और जब मैंने पेट्रोल चेंज कराया पूरा तो लगभग मतलब पूरा ही पेट्रोल खाली हो गया था। तो वहाँ पे लगभग 1100 या फिर 1150 का पेट्रोल फिर से फुल कराया था डाल के। और जो पेट्रोल निकली थी गाड़ी से, वो पेट्रोल तो मैं लगभग 9-9.5 लीटर पेट्रोल था उस टाइम पे जो निकला था बाइक से। तो वो पेट्रोल मैं कैरी नहीं कर सकता था, मतलब मैं कैसे कैरी करता, ना ही मेरे पास कोई कंटेनर था या फिर ना ही मैंने जेरी कैन लगा रखा है बाइक में। अगर वो लगा रखा होता तो उसमें फिल कर लेता, तो वो चीज़ें तो थी नहीं मेरे पास, तो उस पेट्रोल को मुझे वहीं छोड़ना पड़ा। तो सबसे पहला जो खर्च आया है यहाँ पे 900-950 रुपये का, एक तरह से 1000 रुपये का लमसम मान के चलो, तो वो यहाँ पेट्रोल चेंज करने में है। तो सबसे पहला जो है ये 1000 रुपये यहाँ पे खर्च हुए। फिर यहाँ से अभी मैं निकल गया और उसके बाद गाड़ी लगभग चली होगी 80 से 85 किलोमीटर, लगभग 80 to 85 किलोमीटर्स।
और जब आप दिल्ली हरिद्वार वाले हाईवे से जाते हो तो आपको जैसे ही आप उत्तराखंड में पहुंचते हो तो एक हाईवे पे ही मतलब बड़ा सा आपको एंट्री दिखता है, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, ऐसे करके। तो मैं फ़ोटो शूट करने के लिए वहाँ पे रुका और लगभग 5 मिनट रुका होऊंगा मैं वहाँ पे। एंड वहाँ पे फिर से मुझे फ़ील हुआ कि बाइक जो है क्योंकि मैंने स्टार्ट करा तो एक बार में स्टार्ट नहीं हुई, 2-3 बार के बाद स्टार्ट हुई। तो मुझे फिर से फ़ील हुआ कि प्रॉब्लम फिर से आ रही है। बट 3-4 किलोमीटर उसके बाद गाड़ी चली, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा बंद होने लगी। तो मुझे लगा एक चीज़ और मुझे समझ में आया, कभी तो मैंने पेट्रोल भी चेंज करा लिया है, टैंक वगैरह भी क्लीन है। तो मुझे लग रहा है कि इसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ रहा है, और मुझे उस टाइम पे थोड़ा आइडिया लग गया था कि फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे लगा कि हो सकता है फ्यूल का लेवल डाउन जा रहा है 6 लीटर 7 लीटर के लगभग, तो फ्यूल पंप उठा नहीं पा रहा है अच्छे से। तो मैंने सोचा कि चलो किसी पेट्रोल पंप पे पहले चलते हैं और फ्यूल टैंक फुल कराते हैं, फिर ट्राई करते हैं। एंड उसके बीच में ही मैं आपको बता दूं कि अभी मतलब गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है और लगभग 1 साल भी नहीं हुए अभी बाइक को। तो मैंने कहीं और काम नहीं कराया था, मतलब किसी बाहर मैकेनिक से काम नहीं कराया था, सो दैट कि वारंटी भी लैप्स ना हो। अदरवाइज़ वारंटी भी लैप्स होती और बड़ी गाड़ी है तो लोग काम भी नहीं कर पाते हैं। 2-3 पेट्रोल पंप पे मुझे लोग मिले कि मैं काम करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, पर वही है कि जब फ्यूल पंप में प्रॉब्लम होती तो मैं काम करवा दूंगा से तो होगा नहीं। वो चीज़ वारंटी में थी और उसका कॉस्ट मुझे देना पड़ जाता, और हर जगह वो मिलेगा भी नहीं वो पार्ट, तो वो तो दूर की बात है। तो वहाँ मैंने पेट्रोल फिर से फुल कराया, और जैसा कि मुझे फील हो रहा था कि फ्यूल पंप में दिक्कत है, तो वही है कि जितनी देर मैं रुक रहा था तो थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा था। जो फ्यूल पंप में मोटर लगा होता है उसके कॉइल गर्म हो रहे थे, मतलब हो सकता है कि मैं रुक रहा था तो ठंडा हो जा रहा हो और उसके बाद फिर से गाड़ी चल दे रही थी। तो फिर मैं वहाँ से निकल गया, गाड़ी चली, और अब गाड़ी इस तरीके से कुछ चल रही थी कि फुल रेव करके चला रहा था, 2 नंबर 3 नंबर में लेके, और रेव फुल कर रहा था तो ठीक है। अगर मैं डाउन शिफ्ट कर रहा था या फिर रेव कम कर रहा था तो बाइक जो है बंद हो जा रही थी। तो जैसे तैसे करके मुझे दिख रहा था कि पुष्पक बजाज का रुड़की में है जो सर्विस सेंटर है। तो मुझे मेरा यही टारगेट था कि बाइक मैं ठीक कराऊंगा तो बजाज के ही सर्विस सेंटर पे कराऊंगा। तो जो नेक्स्ट था वो पुष्पक बजाज का ही दिख रहा था जो सबसे पास था। तो मैं वहाँ से निकला और फाइनली पुष्पक बजाज को आने में लगभग 6 से 7 किलोमीटर बचा था, और बाइक जो है फाइनली एकदम बंद हो गई, एकदम स्टार्ट होना ही बंद हो गई। तो रुड़की के जो बजाज सर्विस सेंटर पे पहुँचे, वहाँ पे लगभग गाड़ी में काम हुआ 5 से 6 घंटे काम हुआ। तो समझ लो कि 16 तारीख का जो दिन था वो तो पूरा ही ख़राब हो गया। और वहाँ पे मुझे पता चला कि जो मैंने स्टार्टिंग के 3 फ्री सर्विसिंग कराए थे यहीं पे नोएडा में ही सेक्टर 62 में केडी बजाज है, वहीं से मैंने बाइक ली है और वहीं से तीनों सर्विसिंग भी कराया था। तो जब बाइक खुली तो वहाँ पे ये पता चला कि बाइक कभी खुली ही नहीं है सर्विसिंग में, और ना ही कुछ चेक करा गया है, क्योंकि मैं बाइक दे के आ जाता था सर्विसिंग के लिए जब भी जाता था। फिर वहाँ पे काम क्या हुआ गाड़ी में मैं वो बताता हूँ कि भाई ये बाइक जो है देखो खुला हुआ है, और ये एयर फिल्टर पूरा चोक हो रखा है। ये अभी मैं आया हुआ रुड़की के बजाज सेंटर में, सर्विस सेंटर में, भैया ने बताया, और टैंक भी कभी खुला हुआ नहीं था, कोई क्लीन नहीं हुआ था। भैया एक बार थोड़ी सी डिटेल में आप भी बता दो क्या प्रॉब्लम थी इसमें। ये गाड़ी जो है पिकअप नहीं ले रही थी, तुरंत बंद हो जा रही थी। गाड़ी स्टार्ट करेंगे बंद हो जाएगी, स्टार्ट करेंगे बंद हो जाएगी, 2 किलोमीटर चलेंगे बंद हो जाएगी। मतलब एक्सीलेटर खींच के रखेंगे तो चलेगी, नहीं तो ये देख रहे हो ना, ये पूरा चोक हो रखा है, सांस नहीं ले पा तो जा ही नहीं रहा है। हर एक चीज़ चेंज हुआ, जैसा कि मैं एयर फिल्टर बताया था कि पूरा चोक हो रखा था, तो एयर फिल्टर चेंज हुआ बिल्कुल नया। स्पार्क प्लग वैसे तो ख़राब नहीं था, बट थोड़ा सा कार्बन डिपॉजिट हो गया था उस पर, तो उससे भी चेंज कर दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने कहा ठीक है भाई चेंज कर दो। उसके बाद गाड़ी को चेक करा तो फिर से नहीं हो रही थी, फिर प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर से खोला और पूरा उसका थ्रोटल बॉडी वगैरह क्लीन करा, और पेट्रोल टैंक में फ्यूल पंप भी निकाल के इस बार चेक करा कि फ्यूल पंप में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे लग रहा था फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है। तो फ्यूल पंप तो चल रहा था उस टाइम पे, मुझे पता नहीं कैसे चल रहा था, वो ये है कि गाड़ी खड़ी हो रही थी तो ठंडा हो जा रहा था और चलने लग रहा था। फिर फ्यूल टैंक वगैरह भी क्लीन करा और प्रॉपर बाइक को जो है पैक कर दी। उसके बाद मैंने टेस्ट भी करा, मतलब 10 किलोमीटर लगभग गाड़ी वहाँ पे मैंने चलाया, तो गाड़ी एकदम प्रॉपर चली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर मैं वहाँ से गाड़ी लेके निकल गया और सीधे फिर मैं हरिद्वार क्रॉस करते हुए ऋषिकेश पहुँच गया, और ऋषिकेश में मैंने स्टे करा। तब तक गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी, और ऋषिकेश से अगली सुबह 17 तारीख को मैं निकला, और सीधे मुझे जाना था सोनप्रयाग तक, बीच में घूमते हुए पर।
तो सबसे पहले जो था देवप्रयाग में जाना था मुझे, देवप्रयाग संगम तक। तो मैं देवप्रयाग पहुंचा, तो अभी क्या था कि मैंने जो गाड़ी रुड़की में ठीक कराई थी, तभी टैंक फुल कराया था। उसके बाद पेट्रोल कहीं नहीं डलवाया मैंने। तो अब पेट्रोल जो था कि वो खाली ही होने वाला था, मैंने सोचा कि चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो ऋषिकेश से लगभग देवप्रयाग तक जब गाड़ी गई तो 70-75 किलोमीटर चल रही थी गाड़ी, और रुड़की से जब ऋषिकेश तक आई तो सेम उतना ही 80 किलोमीटर और चल रही थी। तो लगभग 160-170 किलोमीटर चली थी गाड़ी, उतने के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट मैं जैसे ही गया और पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल डलाते ही गाड़ी स्टार्ट ही होना बंद हो गई देवप्रयाग में। तो उसके बाद अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बात करी, रुड़की में ही बात करी जहाँ पे काम कराया था। तो उन्होंने कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन बताया, बट उससे कुछ नहीं हुआ। ये रहा भाई इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। यहाँ पे मैंने देवप्रयाग में फिर से पेट्रोल डलवाया। उसके बाद फिर से वही सारी प्रॉब्लम। ये रही अपनी बाइक खड़ी है, सामान वगैरह उतार दिया। उसके बाद फिर से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। तब मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ये कि मैं किसी लोकल मैकेनिक को बुलाऊं, और दूसरा ये कि मैं बजाज के ही ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पे जाऊं। तो मैंने एक लोकल मैकेनिक को बुलाया। वहाँ पे एक भैया थे, इंडियन ऑयल के बगल में उनका जस्ट घर था, उन्होंने नंबर वगैरह था उनके पास, तो उन्होंने एक लोकल मैकेनिक को बुलाया। तो उसने आया और चेक वगैरह करा, एंड उसने बताया कि जो इसका फ्यूल पंप है वो ख़राब है, एंड वो BS6 गाड़ियों पे काम नहीं करता है। तो भैया मैं काम नहीं कर पाऊंगा। उसने आते ही सीधे सीधे मना कर दिया। पर ये उसने बताया कि इसका फ्यूल पंप जो है वो ख़राब है, क्योंकि की ऑन करो तो उससे एक सुन करके आवाज़ आती है, वो आ नहीं रही थी। तो अब यही था कि अब मुझे बजाज का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पे ही ले जाना पड़ेगा। अब फिर मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ये कि मैं वापस जाऊं उसे लेके हरिद्वार, ऋषिकेश में भी बजाज का है, हरिद्वार में भी है। और दूसरा ये कि मुझे जाना था केदारनाथ, तो आगे भी है, मतलब मैं देवप्रयाग में हूँ, अब श्रीनगर में भी था बजाज का, जो कि मुझे ऑनलाइन दिख रहा था, और उसके बाद रुद्रप्रयाग में भी था बजाज का सर्विस सेंटर। तो मैंने ऋषिकेश वाले पे कॉल करके बात करी, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो गाड़ी में लगभग टाइम लग सकते हैं 10 से 15 दिन। और सेम यही बात मतलब आगे वालों ने भी बोली। तो अब मेरे पास बस ऑप्शन ही नहीं था कुछ। अब एक और ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है कि मैं बाइक को वहीं छोड़ के मैं दूसरी बाइक लेता और आगे चला जाता, या फिर बाइक को वहीं छोड़ के मैं बस करता और मैं आगे चला जाता। तो मैंने ये ऑप्शन इसलिए नहीं मैं सेलेक्ट कर पाया क्योंकि जो दोनों लगेज मेरे साथ थे, दोनों पैनियर्स, वो मैं अकेले कैसे हैंडल कर सकता था। मैं यहाँ फंस जा रहा था। अदरवाइज मैं बाइक को वहीं खड़ा करता, और नॉर्मल अगर कैरी बैग वगैरह होता तो मैं वो लेके आगे निकल जाता। बट अब दोनों लगेज थे, वो दोनों भारी लगेज हैं, वो एक इंसान हैंडल तो कर नहीं सकता कि दोनों लेके चले आगे। प्लस उसके साथ हेलमेट भी होता है, तो हर एक चीज़ बहुत हैप्टिक हो जाता लेके जाना। एंड लगेज लेके जाना ही पड़ता है क्योंकि सारे सामान तो उसी में है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना लगेज को भी चलो बाइक के साथ छोड़ दिए और आप आगे बढ़ गए। सारे सामान, कपड़े वगैरह, खाने पीने का कुछ भी, जो कुछ भी है, मतलब ट्रैवलिंग आप करते हो तो सब उसी में है। तो मेरे पास ऑप्शन यही था कि अब पिकअप से गाड़ी को या तो आगे ले जाओ या तो पीछे। तो मैंने चूज़ करा कि अब इतने आगे तक आए हैं तो अब बाइक को जो है आगे ही ले जाएंगे। तो मैं वहाँ से पिकअप करा, और पिकअप करके जो है मैं वहाँ से चल दिया श्रीनगर के लिए। तो मेरी जो पिकअप वाले से बात हुई थी वो श्रीनगर तक के लिए 2500 में बात हुई थी। तो चलो ठीक है, अभी जो नेक्स्ट एक्सपेंस मेरा आने वाला था वो 2500 रुपये का आने वाला था। लगभग 60 नहीं, सॉरी 34 किलोमीटर था, 34 या 35 किलोमीटर था, जो कि देवप्रयाग से श्रीनगर का था। अब जब मैं श्रीनगर पहुंचा तो वहाँ पे उसने मना कर दिया कि भैया यहाँ पे काम नहीं हो सकता क्योंकि मैकेनिक यहाँ पे है ही नहीं। अब मेरे पास और ऑप्शन नहीं बचे, अब मुझे मजबूरन ही जाना पड़ा रुद्रप्रयाग, जो लास्ट बचा था आगे। मैंने कहा गाड़ी लोडेड ही है, अनलोड तो करा नहीं है, चलो भाई आगे ही चल लेते हैं। तो मैं गाड़ी को लेकर रुद्रप्रयाग चला गया। अब टोटल जो डिस्टेंस थे वो देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग का 60 किलोमीटर हो चुका था, तो चार्ज उस वजह से बढ़ भी गया। तो पिकअप वाले को मैंने 4000 पे करा और रुद्रप्रयाग में गाड़ी अनलोड करी, और टाइम हो गए थे लगभग 7 साढ़े 7 बज गए थे, जो कि नॉर्मल आप देखते होंगे इवन सिटीज़ में भी 7 से साढ़े 7 बजे तक जो है सारे सर्विस सेंटर बंद हो जाते हैं। तो उनका भी यही था, मैंने रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने, मतलब वो बंद ही कर रहे थे पर उन्होंने देख लिया और बाइक को चेक करा, और उन्होंने बोला कि आज तो काम नहीं हो पाएगा, अब काम कल ही होगा। पर मेरे रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने चलो ठीक है काम कर दिया, करना शुरू करा। तो देखा तो
फ्यूल पम्प निकाल के देखा तो फ्यूल पम्प डेड था, फ्यूल पम्प चल ही नहीं रहा था एकदम। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्यूल पम्प अभी हम ऑर्डर पे लगाएंगे तो 3 से 4 दिन लग सकता है और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, कोई आइडिया नहीं है। तो अब गाड़ी का काम कल ही होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब कल होगा। तो वो पैकिंग अपना करना गाड़ी का स्टार्ट कर दिए थे, मतलब ऊपर से अपना फ्यूल पम्प बैठाना और ऊपर से कवर लगाना चालू कर दिया था। तो एक लास्ट टाइम बस चेक करा उन्होंने और बाइक फिर से स्टार्ट हो गई। जैसा मैं कह रहा हूँ कि फ्यूल पम्प वो गर्म हो जा रहा था, तो वही प्रॉब्लम रही होगी, फ्यूल पम्प फिर से अपना नॉर्मल कंडीशन में आया होगा, ठंडा हुआ होगा और चल दिया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, मैं गलती ही बोलूँगा कि मैं अब इतना आगे आ चुका था। तो मेरे पास यही था कि मैं रात के लगभग 7 साढ़े 7 बजे पहुँचा ही था और अभी 8 साढ़े 8 बज चुके थे। तो मैं वहाँ से वहीं पे स्टे करता और उसके बाद मैं गाड़ी वहीं छोड़ता और आगे जैसे भी करके जाता या फिर वापस आ जाता। पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि इतना आगे आए हैं तो थोड़ी सी और हिम्मत करके अब आगे चले ही जाते हैं। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, बस यही था कि अब इतने आगे आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे भाई। तो वहाँ से मैं बाइक को रात के 8 बजे लेके रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के लिए निकल गया, जो कि आप लोग जान रहे हो रास्ता बहुत ही खतरनाक है और बीच बीच में पहाड़ी एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड का भी प्रॉब्लम है। सेकंड चीज़ कि जानवरों का भी प्रॉब्लम है और कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे चीता वगैरह हैं, भालू वगैरह रहते हैं। बट वो सारी चीज़ें दिमाग में थी ही नहीं, वो सारी चीज़ें तो सेकेंडरी थी। पर मुझे ये था कि बस पहुँचने हैं और भगवान की दुआ से मैं कहूँगा कि पहुँच गया मैं। बाइक चली, उसके बाद बाइक रुकी नहीं, सीधे ले जाके होटल तक गए हम, एकदम प्रॉपर, एकदम एक बार भी नहीं रुकी बाइक। और उसके बाद अपना प्रॉपर वहाँ पहुँचे और दर्शन करा 18 को 19 को प्रॉपर दोनों दिन दर्शन करा केदारनाथ का अपना। फिर उसके बाद वापस भी आ गए। मतलब अब मुझे लग रहा था कि शायद फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है, बट अभी अपना काम चल जाएगा, चल रहा है तो रुक रुक के चलेंगे तो चल जाएगा। फिर मैं वहाँ सोनप्रयाग से मैं वहाँ से निकल गया और सोनप्रयाग से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट आया देवप्रयाग तक, देवप्रयाग के संगम तक, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था वीडियो। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो वीडियो ज़रूर से देखना और कमेंट भी करना कि कैसा था ये ब्लॉग। एंड जब मैं देवप्रयाग से निकला और फिर से मैंने उसी फ्यूल पंप पे पेट्रोल डलवाया, क्योंकि उसका पेट्रोल सही था, पेट्रोल में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर उसके बाद जब मैं लगभग 10 किलोमीटर आगे गया होऊंगा देवप्रयाग से, और बाइक जो है फिर से बंद हो गई। मतलब फिर से एकदम डेड, बंद, बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक। अभी गाड़ी फिर से बंद हो गई। मैं वापस आ रहा था सोनप्रयाग से और उसके बाद मैं देवप्रयाग तक आ गया था। देवप्रयाग के बाद अभी मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ वापस। तो देवप्रयाग से ऋषिकेश वाले बीच के रास्ते में गाड़ी बंद हो चुकी है, स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देख सकते हो लोकेशन। और फ्यूल देख सकते हो, फ्यूल पूरा है, डलवाया था अभी, तो फ्यूल की कमी कोई नहीं है। एंड अभी मुझे 6 घंटे दिख रहे हैं यहाँ से नोएडा पहुँचने में, 266 किलोमीटर। तो भाई फिर मैंने उस टाइम पे कॉल करा बजाज कस्टमर केयर पे और उन्होंने बोला कि आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ का पिन कोड बताओ तो नियर बाई हम कुछ हेल्प कर पाएँ। तो मैंने पिन कोड बताया तो उन्होंने फिर वही बताया कि आपको श्रीनगर में जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा, वो कोई हेल्प नहीं कर सकते, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो फिर मैं उनसे क्या ही हेल्प लूँ भाई, जब मुझे ही करना है। और सेकंड चीज़, उन्होंने RSA का नंबर दिया, रोड साइड असिस्टेंट सर्विस का। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने रोड साइड असिस्टेंट सर्विस लिया नहीं था, तो उस वजह से मुझे वहाँ पे भी हेल्प नहीं मिल पाई। और उसके बाद फिर से मुझे पिकअप करना पड़ा और पिकअप करके मुझे ये था कि ऋषिकेश या फिर हरिद्वार तक चलते हैं, उसके बाद बाइक तो पहाड़ों के नीचे आ जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो मैंने पिकअप करा और थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि यहाँ पे किस्मत अच्छी थी कि पिकअप वाले ने सिर्फ 1200 रुपये लिए, वहाँ से बाइक को लोड करा और हरिद्वार में छोड़ दिया, क्योंकि वो उसी रूट से उसको आगे जाना था, तो अपना उतने में काम हो गया। पर 1200 रुपये यहाँ पे भी एक्सपेंस आया। तो फिर अभी हम हरिद्वार में आ गए थे और लगभग टाइम हो रहा था, रात के 9 बज गए थे। तो सर्विस सेंटर तो बंद हो गया था और दिवाली भी था। तो अब क्या था कि अब एक मतलब 20 को पहुँचे थे, तो 21 तारीख की सुबह अब ये था कि सर्विस सेंटर खुलेगा तो फिर काम होगा। अभी देखते हैं यहाँ पे ठीक होती है कि नहीं। कल उम्मीद है कि खुले पहले तो वर्कशॉप और वहाँ पे बाइक ठीक हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ें।
अभी 9:30 बज रहा है सुबह का और देखते हैं एजेंसी खुली कि नहीं। बाइक तो रख के आ गए थे एजेंसी पे, यहीं जस्ट सामने ही आगे पुष्पक बजाज का। मैं अगली सुबह जब गया तो वहाँ पे गाड़ी खुली और जैसा कि अब फाइनली हो गया था कि फ्यूल पंप ख़राब है, तो फ्यूल पंप क्या है कि उनके पास नहीं था। भाई फ्यूल पंप कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब फ्यूल पंप ना ही ऋषिकेश में है, ना ही हरिद्वार में है फ्यूल पंप, ना ही रुड़की में था फ्यूल पंप, ना ही रुद्रप्रयाग में था फ्यूल पंप, ना ही श्रीनगर। मतलब अगर आप कोई भी बाइक लॉन्च कर रहे हो तो उसके जो मेन पार्ट हैं एटलीस्ट, और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें अभी प्रॉब्लम आ रही है। और 2024 के मॉडल की जितनी भी बाइक्स थी, हो सकता है उनमें मैंने सुना है जैसे कि और भी बाइक्स में 1-2 में प्रॉब्लम आ रही है फ्यूल पंप का। तो आपको एटलीस्ट ये सारे चीज़ें जो हैं, ये कुछ पार्ट तो अवेलेबल कराना ही चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि गाड़ी खुल गई और फ्यूल पंप का प्रॉब्लम था। और जैसा कि मैं बता दूँ, साल भर भी नहीं हुए, 5 साल की वारंटी होती है वैसे तो अब क्या था कि वारंटी के चक्कर में ये चेंज भी नहीं करना चाह रहे थे। तो वहीं पे एक्सीडेंटल केस की बाइक पड़ी हुई थी NS 400, टोटली ओपन हो गई थी, इंजन तक भी उसका खुला पड़ा हुआ था। मैंने बोला कि आप इसका फ्यूल पंप डाल दो और इसके पैसे मुझसे डिपॉजिट करवा लो आप। तो उनको ये भी नहीं एक्सेप्टेड है, सो दैट मेरे पैसे बच जाते अगर ये वो काम कर देते तो उनको ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब मैंने वहाँ से फिर से पिकअप करा, सिर्फ मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि अब नोएडा आना, और पिकअप करा, और पिकअप वहाँ से नोएडा के लिए 7,000 रुपये में हुई थी। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि भैया आप ये फ्यूल पंप जो है अभी टेम्परेरी इसमें डाल दो और मुझसे जो भी इसका कॉस्ट है उतने पैसे डिपॉजिट करवा लो, मैं अपना जाऊंगा नोएडा में काम करवा के मैं आपको पहुंचा दूंगा। जिससे क्या है कि मेरे पैसे बच जाते हैं। 7,000 की जगह मुझे आने जाने का लगभग 1200-1500 रुपये का पेट्रोल लगता। तो आप समझ रहे हो कि मतलब मेरे 5,500 लगभग 6,000 एक तरह से कह लो कि बच जाते। पर उन्हें हेल्प ही नहीं करनी। मतलब भाई एक तो बजाज वालों का मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनके अंदर अकड़ पता नहीं कितनी होती है भाई। काम इनको करने एक चीज़ नहीं आता है ढंग से, एक भी चीज़ नहीं आता है ढंग से। बस इनको करने एक चीज़ आता है कि आप सर्विस करा के आओ या फिर कोई भी काम करा के आओ, तो ज़बरदस्ती का रिव्यू का फॉर्म भेज देंगे और रिव्यू ले लेंगे भैया कि अच्छे से रिव्यू भर दीजिए सर, अच्छे से रिव्यू भर दीजिए, 8 स्टार दे दीजिए, 10 स्टार दे दीजिए। पर अब जब कस्टमर को नीड होती तब इनकी देख लो भाई। मैंने बोला कि बस आप ये डाल दो और मुझसे पैसे भी डिपॉजिट करा लो भैया, कि मैं ना आऊँ। कोई ऐसा भी हो सकता है, मैं ऐसा तो कर नहीं रहा हूँ कि भैया नहीं मुझे दे दो मैं आऊँगा दे दूंगा, मैं कह रहा हूँ पैसे भी डिपॉजिट आप मुझसे करा लो, पर फिर भी वो हेल्प नहीं करेगी। तो मैं अब फाइनली नोएडा आ गया भाई। और नोएडा जो है मैं आया 21 तारीख को लगभग शाम के 8 बजे। तो यहाँ पे भी सर्विस सेंटर बंद ही हो गया था, रात के 8 बज गए थे। तो और मैं ओवरऑल एक्सपेंस की बात करूँ तो सबसे पहले जब मैंने पेट्रोल चेंज करा था तो 1,000 रुपये वहाँ पे लगे थे मेरठ में। सेकंड जो मेरा काम हुआ था रुड़की में बजाज के सर्विस सेंटर पे, तो 1,200 रुपये का तो काम वहाँ पे हुआ था, तो 1,200 रुपये वहाँ लगे। पर गाड़ी फिर भी ठीक नहीं हुई थी और वहाँ पे भी पेट्रोल चेंज हुआ था प्रॉपर पूरा। तो 8 लीटर लगभग पेट्रोल था, तो समझ लो कि 800 रुपये हो गए। मतलब 1,000, 1,200 प्लस 800, 3,000 हो गई ये। उसके बाद नेक्स्ट डे जब देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक बाइक को मैं पिकअप पे करके ले गया तो 4,000 और लगे थे। मतलब टोटल हो गए 7,000 रुपये। और फिर जब नेक्स्ट डे मैं वहाँ से वापस आ रहा था देवप्रयाग से, फिर हरिद्वार बाइक को लाया तो 1,200 वहाँ पे लगे। टोटल हो गए लगभग 8,000 रुपये। अब फिर जब हरिद्वार में भी काम नहीं हो पाया, वहाँ से मैं नोएडा लेके आया बाइक, तो 7,000 वो लगे। तो 8-7 15,000। 15,000 तो ये ऐसे मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ जो कि प्रॉपर बाइक के वजह से लगे, और बाइक में काम एक भी नहीं हुआ था, बाइक में काम बिल्कुल ज़ीरो। उसके बाद अगर मैं ऊपर की चीज़ें बता दूं भाई, अगर मैं बाइक की वजह से परेशान हो रहा हूँ, होटल में रुक रहा हूँ, तो होटल के भी चार्ज लग रहे हैं, खाने के भी चार्ज लग रहे हैं। एंड जो छुट्टियाँ थी उसके हिसाब से भी, मतलब अगर आप छुट्टी कैंसिल कर रहे हो जहाँ भी काम कर रहे हो तो उसका भी तो आपका लीव विदाउट पे जाता है, तो वो भी कट रहे हैं। मतलब मैं अगर ओवरऑल एक बता दूं तो 20,000 रुपये लगभग मेरे जो हैं खर्च हुए, वो भी ज़ीरो काम हुआ बाइक पे। तो अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये तो मुझे नहीं पता, बट मैंने बजाज पे रिफ़ंड के लिए डाला था कि कुछ तो रिफ़ंड हो जाएगा, बट वहाँ से भी कोई रिफ़ंड वगैरह नहीं है, बस बाइक में काम हो गया था। और आई होप कि आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों ये थी पूरी ओवरऑल स्टोरी, एक तरह से मैं स्टोरी ही बोलूँगा कि क्या हुआ इस ट्रिप में और कितने पैसे खर्च हुए।
तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड अपनी नेक्स्ट राइड भी जल्दी ही शुरू होने वाली है, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आप लोगों को अपडेट मिलते रहें।